इतिहास खुद को नहीं दोहराता, लेकिन ये तुकबंदी जरूर करता है। मार्क ट्वेन के इस विचार के साथ द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं जहां इतिहास की गूंज आज के तनावों में बहुत साफ सुनाई देती है। चीन, जापान और ताइवान। हमारे एक श्रोता ने बीबीसी में छपी एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट हमारे साथ शेयर की है। ये रिपोर्ट चीन और जापान के बीच हाल में भड़के एक राजनयिक विवाद पर है। और मुद्दा सिर्फ एक बयान का था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। तो आज हम इसी रिपोर्ट के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शब्दों की ये जंग इतनी अहम क्यों है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे जापान अपनी दशकों पुरानी एक नीति को शायद बदल रहा है, और ये बदलाव पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्या मायने रखता है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो चलिए इस उलझे हुए मामले की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से। ऐसा क्या कह दिया जापान की प्रधानमंत्री सने तकाइची ने कि बीजिंग में इतनी खलबली मच गई? देखिए, ये मामला शुरू हुआ जापानी संसद की एक बैठक से। हाँ। प्रधानमंत्री तकाइची से एक सवाल पूछा गया कि ताइवान के आसपास ऐसी कौन सी स्थिति बनेगी जिसे जापान अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानेगा। उनका जवाब बहुत सीधा था। उन्होंने कहा, अगर युद्धपोत और बल का प्रयोग होता है तो ये अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अब सुनने में ये एक सामान्य सा जवाब लगता है, लेकिन डिप्लोमेसी में ये बहुत बड़ा बयान है। बहुत बड़ा। एक मिनट, ये जो शब्द है अस्तित्व के लिए खतरा या सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन, ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। क्या ये सिर्फ कहने का एक तरीका है या इसका कोई गहरा कानूनी मतलब भी है? हाँ, यही पर तो सारी बात छिपी है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक कानूनी शब्द है। जापान ने 2015 में एक नया सुरक्षा कानून पास किया था। अच्छा, जिसके तहत अस्तित्व के लिए खतरा एक बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन है। मतलब अगर जापान के किसी सहयोगी पर हमला होता है और उस हमले से जापान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाए, तो ये कानून जापान को अपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को तैनात करने की इजाजत देता है। ओहो। तो जब प्रधानमंत्री ने शब्द का इस्तेमाल किया तो वो असल में ये संकेत दे रही थी कि ताइवान पर हमला होने पर जापान सैन्य कार्रवाई कर सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक तरह से जापान की सुरक्षा नीति की लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा था। जाहिर है चीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। चीन की प्रतिक्रिया न सिर्फ तेज थी बल्कि बहुत तीखी भी थी। विदेश मंत्रालय ने फौरन इसे घोर आपत्तिजनक बताया, लेकिन बात यहीं रुकी नहीं। इसके बाद तो जैसे घटनाओं की एक झड़ी लग गई। ओसाका में जो चीन के महावाणिज्य दूत हैं, शुए जियान, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात लिख दी जिससे माहौल और बिगड़ गया। क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने लिखा, जो गंदा सिर अंदर घुसेगा उसे काट देना चाहिए। क्या? सिर काट देना चाहिए? वाओ, ये तो डिप्लोमेटिक भाषा कम और किसी गैंग वॉर की धमकी ज्यादा लग रही है। और जापान ने भी इसे वैसे ही लिया। उन्होंने इस बयान को अत्यधिक अनुचित बताया और चीन से आधिकारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया। तो अब मामला मतलब बयानों से आगे बढ़ गया। बहुत आगे। चीन ने जवाब में तकाइची की टिप्पणी पर अपना विरोध जताया। फिर चीन के विदेश मंत्रालय ने जापान को सीधे सीधे चेतावनी दी कि आग से ना खेलें। आग से ना खेलें? हाँ, और कहा कि ताइवान के मामले में कोई भी हस्तक्षेप आक्रामकता का काम माना जाएगा। मतलब एक बयान से शुरू हुई बात अब राजदूत को तलब करने और नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी तक पहुंच गई है। ये तो वाकई एक राजनयिक तूफान है। और अंत में यही हुआ। चीन के उप विदेश मंत्री ने जापानी राजदूत को अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि प्रधानमंत्री अपना बयान वापस लें, वरना सारे नतीजे जापान को भुगतने होंगे। और फिर एडवाइजरी भी आ गई। हाँ, इसके कुछ ही समय बाद जापान में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी कि वे निकट भविष्य में जापान की यात्रा से बचें। ये दिखाता है कि चीन इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। ये वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। दुनिया भर में नेता एक दूसरे के बारे में बयान देते रहते हैं, लेकिन यहाँ चीन की प्रतिक्रिया इतनी ज्यादा क्यों है? क्या ये सिर्फ तकाइची के बयान की वजह से है या इसके पीछे कुछ और भी है? कहीं पुरानी दुश्मनी तो इस आग में घी का काम नहीं कर रही? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस तीखी प्रतिक्रिया की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। ये दुश्मनी सिर्फ 100-200 साल पुरानी नहीं है। यह आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। 19वीं सदी से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक चीन और जापान के बीच कई खूनी संघर्ष हुए। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन में जापान का सैन्य अभियान इतना क्रूर था
कि उसके जख्म आज तक भरे नहीं है। और चीन इस इतिहास को भूलने नहीं देता है ना? कभी नहीं। चीन के लिए ये एक राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा है। इसीलिए जब चीन आज इतिहास से सबक सीखने की बात करता है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं होता, ये एक बहुत गहरी और दर्दनाक याद की तरफ इशारा होता है। रिपोर्ट में भी इसका जिक्र था शायद। हाँ, बीबीसी की रिपोर्ट में चीन के विदेश मंत्रालय के बयान का एक हिस्सा है जो इस बात को साफ करता है। उन्होंने कहा, यदि जापान इतिहास से सबक सीखने में विफल रहता है तो उसे चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की लोहे की दीवार के सामने भारी नुकसान और कड़वी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोहे की दीवार, ये भाषा बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनके लिए ये सिर्फ ताइवान का मुद्दा नहीं बल्कि इतिहास का हिसाब किताब भी है। ये ऐतिहासिक दुश्मनी चीन की तीखी भाषा को तो समझाती है, लेकिन क्या ये सिर्फ इतिहास की बात है या फिर प्रधानमंत्री ताकाईची की अपनी छवि भी चीन को उकसाने का काम कर रही है? सुना है कि वो चीन को लेकर काफी सख्त मानी जाती है। निश्चित रूप से सने ताकाईची की अपनी राजनीतिक पहचान भी इस मामले में एक अहम किरदार निभा रही है। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का अनुयायी माना जाता है, जो खुद चीन के प्रति काफी कठोर थे। हाँ बिल्कुल। और ताकाईची लंबे समय से ताइवान की मुखर समर्थक रही हैं। वो अमेरिका के साथ जापान के संबंधों को और मजबूत करने की वकालत करती हैं और उन्होंने जापान का रक्षा बजट बढ़ाने का भी संकल्प लिया है। तो चीन उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पे देखता है जो जापान की शांतिवादी नीति से हट रही हैं। सही कहा। और चीन के लिए ताइवान का मुद्दा तो सबसे संवेदनशील है, सबसे ज्यादा। चीन ताइवान को अपना एक अलग हुआ प्रांत मानता है। ऐसे में जब जापान की प्रधानमंत्री, जो पहले से ही चीन विरोधी मानी जाती हैं, ताइवान की रक्षा की बात करती हैं, तो चीन इसे अपने एक चीन सिद्धांत पर सीधा हमला मानता है। ठीक है, अब तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। एक तरफ सदियों पुरानी दुश्मनी है, दूसरी तरफ एक ऐसी जापानी नेता जो मुखर होने से नहीं डरती। लेकिन इस सब के बीच एक बड़े नीतिगत बदलाव की भी बात हो रही है, जिसे रणनीतिक अस्पष्टता या स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहा जाता है। ये क्या चीज़ है और इसका इस पूरे मामले से क्या लेना देना है? ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, खासकर ताइवान के संदर्भ में, एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दशकों से अमेरिका और उसके सहयोगियों जैसे जापान की ताइवान को लेकर यही नीति रही है। अच्छा। रणनीतिक अस्पष्टता का सीधा सा मतलब है कि इस बारे में जानबूझकर चुप रहना कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वे सैन्य रूप से उसकी मदद करेंगे या नहीं। मतलब पत्ते अपने सीने से लगाकर रखना ताकि सामने वाला अंदाजा ही लगाता रहे। एक तरह का दिमागी खेल। बिल्कुल, इसे शतरंज के खेल की तरह समझिए। दशकों से जापान और अमेरिका ने ये बताने से परहेज किया है कि चीन के किसी कदम पर उनका अगला मूव क्या होगा। इस अस्पष्टता का दोहरा फायदा था। एक तरफ ये चीन को किसी भी सैन्य कार्रवाई से रोकती थी, क्योंकि उससे पता नहीं होता था कि अमेरिका और जापान का रिएक्शन क्या होगा। सही। और दूसरी तरफ ये ताइवान को भी स्वतंत्रता की एक तरफा घोषणा करने से रोकती थी, क्योंकि उसे भी पक्का यकीन नहीं था कि उसे सैन्य मदद मिलेगी या नहीं। तो इसने इस क्षेत्र में एक नाजुक संतुलन बनाए रखा था। हाँ बिल्कुल। तो अगर ये नीति इतने सालों से काम कर रही थी, तो अब प्रधानमंत्री ताकाईची इस पर्दे को क्यों हटा रही हैं? उनका बयान तो इस रणनीतिक अस्पष्टता को सीधे सीधे चुनौती देता है। हाँ, और यही सबसे बड़ा सवाल है। ताकाईची का बयान उस पारंपरिक अस्पष्टता को तोड़ता है। सार्वजनिक रूप से संसद के पटल पर अस्तित्व के लिए खतरा जैसे कानूनी शब्द का इस्तेमाल करके ताइवान की रक्षा पर चर्चा करना उस धुंध को साफ करने जैसा है जिसे दशकों से बनाए रखा गया था। और चीन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बिल्कुल, इसी वजह से उनकी प्रतिक्रिया इतनी तीखी थी। वो पूछ रहे हैं कि जापान अचानक अपने इरादे साफ क्यों कर रहा है। हाँ, चीन ने इसे चीन के आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने जो सवाल पूछे वो बहुत सीधे थे। उन्होंने पूछा, जापान ताइवान की स्वतंत्रता वाली अलगाववादी ताकतों को क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है? और दूसरा, क्या जापान चीन के मूल हितों को चुनौती देने और उसके एकीकरण को रोकने के लिए तैयार है? ये सवाल नहीं, ये तो चेतावनी है। चेतावनी ही है। चीन ये कह रहा है कि अगर आप अस्पष्टता को छोड़कर स्पष्टता की तरफ बढ़ेंगे तो फिर टकराव के लिए तैयार रहिए। तो कुल मिलाकर जो एक छोटी सी टिप्पणी लग रही थी, वो दरअसल इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है। जापान शायद अब चुपचाप बैठकर इंतजार करने के मूड में नहीं है। सही कहा। ऐसा लगता है कि चीन की बढ़ती आक्रामकता
और सैन्य ताकत को देखते हुए जापान और उसके सहयोगियों को लग रहा है कि रणनीतिक अस्पष्टता की पुरानी नीति अब शायद उतनी कारगर नहीं रही। तो अब शायद अपनी सीमाएं बताने का समय आ गया है। शायद, लेकिन एक बहुत ही जोखिम भरा खेल है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समझना हो तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से इसके 3 मुख्य टेकअवेज हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जापान अपनी दशकों पुरानी रणनीतिक अस्पष्टता की नीति से शायद दूर जा रहा है। सने तकाइची का बयान इस संभावित बदलाव का अब तक का सबसे बड़ा संकेत है। दूसरा बिंदु जरूर इस बात से जुड़ा होगा कि इतिहास आज भी कितना मायने रखता है। बिल्कुल, ये घटना दिखाती है कि चीन और जापान के बीच की ऐतिहासिक दुश्मनी आज भी उनके संबंधों को कितनी गहराई से प्रभावित करती है। एक छोटा सा विवाद भी इतिहास के जख्मों की वजह से तुरंत एक बड़े टकराव में बदल सकता है। और तीसरा बिंदु पूरे क्षेत्र से जुड़ा है। ये इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते दबदबे और उसके पड़ोसियों की बढ़ती असुरक्षा को उजागर करता है। जापान का यह नया रुख असल में उस बदलते हुए शक्ति संतुलन की एक प्रतिक्रिया है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हमारे श्रोताओं के लिए ये केस स्टडी बहुत अहम है। ये दिखाती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बयान भी बड़े नीतिगत बदलावों का सूचक हो सकता है। रणनीतिक अस्पष्टता, अस्तित्व के लिए खतरा जैसे कीवर्ड्स मेंस के उत्तर में बहुत काम आ सकते हैं। हाँ, और ये केस स्टडी ये भी समझाती है कि कैसे इतिहास, नेतृत्व, राष्ट्रीय हित और बाहरी दबाव मिलकर किसी देश की विदेश नीति को आकार देते हैं। बिल्कुल। और अंत में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। वो क्या है? सवाल यह है कि क्या रणनीतिक अस्पष्टता की पुरानी नीति आज की आक्रामक भू राजनीति में वाकई अपनी प्रासंगिकता खो रही है? और अगर ऐसा है तो इस क्षेत्र में स्पष्टता का भविष्य कैसा दिखेगा? क्या ज्यादा स्पष्टता से ज्यादा स्थिरता आएगी या फिर ये एक बड़े और ज्यादा विस्फोटक टकराव का रास्ता खोलेगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विषय पर आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।